CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 का 13वां पाठ स्वामी की दादी, पृष्ठ संख्या 103 से 107 तक। पृष्ठ 103 स्वामी की दादी, लेखक R.K. नारायण, अनुवाद मस्तराम कपूर। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मैजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ड-मड्ड करती हुई। पृष्ठ 104 बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था। तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो।
क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ हाँ, बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। पृष्ठ 105। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गईं? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूं। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूं, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी। फिर वह भी सो गई। पृष्ठ 106। अभ्यास। कहानी से 1। सच में राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। 2। मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। 3। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्यों में लिखो। तुम्हारी समझ से। 1। स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। 2। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। कहानी और तुम। 1। क। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? ख। क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। 2। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? 3। तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो?
क, दोस्त के घर में। ख, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो। ग, रेलगाड़ी या बस में किसी सफर पर। घ, जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाती हो। पता करो। 1. सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? 2. तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं। तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। थाने का नाम, पद, व्यक्ति का नाम। पृष्ठ 107। दादी का बक्सा। उसका यानी दादी का सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। 1. दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? 2. क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? किस किस तरह से होता है? 3. तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? 4. सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? शब्दों की बात। पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। स्तंभ 1, ऊल जलूल कल्पना। ऊल जलूल रेखांकित। रूखा स्वर, रूखा रेखांकित। खूंखार डाकू, खूंखार रेखांकित। स्तंभ 2, चेतावनी, मिठास, समर्थन। स्वामी की दादी कहानी के कुछ वाक्यों के अंश हम बता रहे हैं जिनको रेखांकित किया गया है। उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, वर्दी रेखांकित। तांबे के सिक्के, सिक्के रेखांकित। 10वां हिस्सा, हिस्सा रेखांकित। काफी बड़ा दफ्तर, दफ्तर रेखांकित। अपने सारे सामान, सामान रेखांकित। उस जैसा महामूर्ख, महामूर्ख रेखांकित। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 का 13वां पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में दी गई ये चित्रकथा। गोलू, लेखक राम बाबू। चित्रकथा गोलू, रचयिता राम बाबू। पृष्ठ 108। पहले चित्र में गोलू के पिता खिड़की पर जमी गंदगी को देख रहे हैं। दूसरा चित्र, पिता। गोलू, देखो ये खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है। बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तीसरा चित्र, पिता। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तब तक तुम इसे साफ कर दो। चौथा चित्र, गोलू शीशा साफ करने लगा। अरे,
ये तो साफ ही नहीं हो रहा। 5वां चित्र। अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। 6ठा चित्र। गोलू ताकत लगाकर शीशा साफ करने का प्रयास कर रहा है। 7वां चित्र। किंतु शीशा साफ नहीं होता। 8वां चित्र। गोलू शीशे को तोड़ देता है। शीशा टूट गया और गोलू का हाथ शीशे के अंदर घुस गया। गोलू बचे हुए शीशे को भी तोड़ने लगा। 9वां चित्र। गोलू बिखरे हुए कांच के टुकड़े समेट रहा है। और उसने सारा शीशा तोड़कर बाहर निकाल दिया। 10वां चित्र। पिता। वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया। बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। गोलू ने सोचा, चमका नहीं, पूरी तरह साफ कर दिया। चित्रकथा ढब्बू जी। रचयिता आबिद सुरती। पृष्ठ 108। मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया है कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगते हैं। ढब्बू जी बोले, अरे ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया है कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। कथा चित्र गोलू। रचयिता रामबाबू। पृष्ठ 109। गोलू की मम्मी गोलू से बोली, गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ। गोलू हरी सब्जियां लेने चल पड़ा। सब्जी की दुकान पर हरी सब्जी ली तो सब्जी वाला बोला, लो बेटे। गोलू ने दुकानदार से कहा, पैसे लीजिए। पीछे से गाय आई और सब्जियां खाने लगी। गोलू बोला, हाय। गोलू ने गाय से हरी सब्जी खींचने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। खाली बैग लेकर गोलू अपनी मम्मी के पास आ गया। मम्मी बोली, अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाए? गोलू गाय के गले में रस्सा बांध कर ले आया था। गाय की ओर देखते हुए बोला, सब्जी इस गाय के पेट में है। मम्मी दुखी हो गई। अब सुनाते हैं चित्रकथा ढब्बू जी। रचयिता आबिद सुरती। पृष्ठ 109। ढब्बू जी अपने दोस्तों और एक नेताजी के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते नेताजी बोले, आज का खाना इतना लजीज है, अगर एक लुकमा और खा लूंगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूंगा। यह सुनकर ढब्बू जी बोले, कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो। ये सुनकर नेताजी की टोपी उड़ गई। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 में चित्रकथाओं के रूप में दिया गया ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 5 में अध्यापकों के लिए दिया गया ये पाठ आसपास। आसपास। पृष्ठ 110 से 112। पृष्ठ 110। एक चित्र जिसमें पेड़ पौधे और वृक्ष हैं और सूरज दिख रहा है आसमान में। पृष्ठ 111।
कभी किसी नई और अच्छी बात को समझने के लिए एक आध कठिन शब्द भी जान लेने में मजा आता है। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है। हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है, उसका बहुत सा भाग, बहुत सी चीजें, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समा जाएंगी। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांवों में, शहरों में रहने वाले हम, यह सब कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाता है। हम इस बहुत ही बड़े, चारों तरफ फैले पर्यावरण का एक बिल्कुल छोटा सा भाग भर हैं। पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी हमने इस पर्यावरण को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा पर्यावरण बिगड़ेगा तो हम सब पर भी इसका असर अच्छा नहीं होगा। इसीलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में, अपने घर में भी धीरे धीरे समझना चाहिए। यह भाग हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाजा खोलते हैं। इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम और कई नई बातें, जानकारियां खुद भी सीख सकेंगे। बाघ आया उस रात कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है। पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है। फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ हमें बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं। पृष्ठ 112। किसी भी पक्षी को मारने से ज्यादा बहादुरी तो उसे बचाने में है। बिशन की दिलेरी पाठ इस बात का उदाहरण है। पानी रे पानी में जल चक्र की किताबी बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थितियों को समझाया गया है। इसमें हमें हर जगह फैल रहे जल संकट को समझने और उसे सुलझाने का भी रास्ता मिलता है। छोटी सी हमारी नदी कविता नदी और उससे जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक दिखाती है। लेकिन आज तो हमारे शहरों का, कारखानों का गंदा पानी छोटी बड़ी सब नदियों में मिल रहा है और उन्हें बर्बाद कर रहा है। इस कविता के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें जोड़ा सांकों वाला घर नामक पाठ में मिलती है। चुनौती हिमालय की पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यहां भी जीवन तो चलता ही है। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। इन पाठों में हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन पर्यावरण का ये दरवाजा एक बार खुल जाए तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकेंगे। इतने बड़े, लंबे, चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं तो हमें थोड़ा ठहर कर यह भी सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे। इसी के साथ रिमझिम भाग 5 में
अध्यापकों के लिए दिया गया ये पाठ हमारे आसपास यहाँ समाप्त हुआ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।